हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। फेब्रुअरी करंट अफेयर के अंदर हमने कल पार्ट 1 देखा था, जिसमें काफ़ी सारा पोर्शन हमारा कवर हो गया था। आज फरवरी का पार्ट 2 है, और जैसा कि हमने देखा था कि जनवरी में हमने छोटे छोटे 3 वीडियो देखे थे जनवरी के, लेकिन फरवरी में 2 वीडियो में ही आपका काम हो जाएगा। 2 वीडियो सफिशिएंट है इसके लिए। तो ये दूसरा वीडियो है फरवरी के लिए। तो शुरू करते हैं दूसरे वीडियो को। आपको बता दें कि जो लोग नए हैं, जिनको पहली बार जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो फॉर्मेट देखना हमारी क्लास का एकदम सिंपल फॉर्मेट है। एक हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, और देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, क्वेश्चन जो है वो हमें हेल्प करता है कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है और किस तरीके से एग्ज़ाम पूछेगा आपसे, और एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगा उस एक डेटा के अलावा एक्स्ट्रा डेटा याद रखने की। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है वो आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फिजी, नेपाल, मॉरिशियस या यूएसए। तो इसका जो आंसर है वो है फिजी। सब लोग ध्यान दीजिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका फरवरी में फिजी में हुआ था। फिजी एक देश है प्रशांत महासागर के अंदर, जिसकी राजधानी है सुवा। याद रहे, फिजी की राजधानी सुवा है। इसमें भाग लिया था फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनेवन ने। साथ में हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी गए थे। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन में थीम जरूर याद रखें, एग्जाम में आती है। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आप देख सकते हैं एआई यहाँ पर इस बार थीम में रखा गया है। यूनिट नंबर 9 के लिए भी, जो एमपीपीएससी के अंदर यूनिट नंबर 9 है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये थीम। तो दोनों तरीके से याद रखें, थीम इसलिए खास है इस बार के वर्ल्ड हिंदी समिट का। पहला हिंदी सम्मेलन जो है आपका वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था। ठीक है, तो डेट वगैरह फिक्स नहीं है इसका कि इसी तारीख को करेंगे, डेट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पहली बार जब किया था वो है 10 जनवरी। इसलिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लिखते जाइएगा आप। देखो, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 10 जनवरी को बेटा, और नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर 14 सितंबर को। ये दोनों डेट याद रखना। तो यहाँ से याद रखने वाले बहुत सारे फैक्ट हो गए एक ही जगह से, तो आप याद रखें फिजी में हुआ था। ठीक है, 12वें नंबर का था विलियम कॉटोनीवर और विदेश मंत्री जयशंकर। ठीक है, इसके अलावा थीम याद रखना है आपको। थीम के बाद में पहली बार कहाँ हुआ था? नागपुर में 10/12 को 1975 में, और इसी के साथ वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ये सारी बातें आपको याद रखना है, एक ही जगह से काफ़ी सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान देना, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? तो शेख हसीना, शहाबुद्दीन अहमद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू या AKN नूरुल इस्लाम। तो चुप्पू जो है आपके, आप ऐसे याद कर सकते हैं, चुप्पू जो है आपके वो नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चुप्पू नए राष्ट्रपति बने, ध्यान देना, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, और नए राष्ट्रपति बांग्लादेश के बने हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश मुक्ति, जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उस सेना में भी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, चुप्पू ने, याद रहे। चुप्पू ने किसको रिप्लेस किया है? तो मोहम्मद अब्दुल हामिद को। मोहम्मद अब्दुल हामिद बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक रहे राष्ट्रपति है, ये भी याद रखें। ठीक, अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, कल्चर सांस्कृतिक बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है हमारे। देखो, फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ था, वो हुआ है आपका खजुराहो में। ठीक है, यूनेस्को का, याद रहे, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? खजुराहो में। भारतीय सेना में शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम की निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो ये एक नया जो ड्रोन है, इसके बारे में बात करते हैं, ये किसने स्थापित किया है? तो ये न्यू स्पेस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसने बनाया है स्वाम ड्रोन सिस्टम। ये स्वाम जो है आपका, इसका सबसे मेन काम है निगरानी का ड्रोन होता है ये,
और यह छुपा हुआ होता है, मतलब छुपा हुआ का अर्थ होता है कि आसानी से मतलब कैच नहीं कर पाते इसको, आसानी से ट्रेस नहीं कर पाते इसको। तो ये जो टोही समझते होंगे, पेट्रोलिंग या फिर देख रेख करने वाला जो होता है उस प्रकार का ड्रोन होता है। नाम याद रखना, स्वार्म ड्रोन सिस्टम किसने शुरू किया? न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर। जो लोग नहीं जानते न्यू स्पेस रिसर्च सेंटर किसका है, तो ये जो कंपनी है आपकी न्यू स्पेस दिख रही है आपको कंपनी बेटा, ये कंपनी इसरो के ही अंतर्गत आती है। इसरो का ही ये क्या है? पार्ट है, इसरो का ही ब्रांच है। स्पार्म ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया इन्होंने। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, एकता बिष्ट और दीप्ति शर्मा। तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो वो है आपकी दीप्ति शर्मा। जो लोग नहीं जानते याद रहे, दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेटर है और 100 विकेट ले लिए इन्होंने। एज अ वीमेन क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है आपकी दीप्ति शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट, दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा के बाद में भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? एरो इंडिया चल रहा था, एरो इंडिया जिसको नहीं याद आ रहा मैं याद दिला देता हूँ, बेंगलोर में हुआ था, याद आया आपको? बेंगलोर में हुआ था एरो इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया सम्मेलन। आप याद करो, कल समझाया था मैंने इसके बारे में कि एक एरो स्पेस प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट वगैरह नए स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं। उसी बेंगलोर वाले इवेंट में सूरज नाम का ड्रोन लॉन्च किया। ये ड्रोन की विशेषता क्या है? सौर संचालित, मतलब सोलर एनर्जी पे चलने वाला ड्रोन है बेटा, ये सूरज नाम है इसका। एरो इंडिया 2023 में सौर ऊर्जा पे संचालित ड्रोन नाम है सूरज। किसने अनावरण किया? तो ये है गरुड़ एरोस्पेस। आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलोर में एरो इंडिया शो में, ठीक है, अपना ड्रोन जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम है सूरज। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है सूरज की बेटा? सूरज है सोलर पे, सौर ऊर्जा पे चलेगा ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है इसको। गरुड़ एरोस्पेस के बारे में जरूर लिखना, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत की सबसे अभी जो बोल सकते हैं ड्रोन की सबसे आधुनिक कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रोथ कर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? भारत का पहला, क्वेश्चन ध्यान से देखना, भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी। तो एग्जाम में आ सकता है सबसे पहले कि लेक्सी क्या है, तो लेक्सी एक चैटबॉट है। ठीक है, चैटबॉट है एआई संचालित और इसे लॉन्च किया है तो एक्सियो, लैंट्रा, वेलोसिटी और रेजर पे। इसका आंसर आएगा सी, वेलोसिटी। क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, वेलोसिटी कंपनी का लेक्सी जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, और क्या है लेक्सी? चैटबॉट है। ऐसा पूछ सकते हैं कि लेक्सी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एक प्रकार की भाषा है, चैटबॉट है, एक प्रकार का वायरस है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेक्सी एक आपका चैटबॉट है जो कि वेलोसिटी नाम की कंपनी ने लॉन्च किया। ठीक है, वेलोसिटी, ध्यान देना, वेलोसिटी नाम की कंपनी ने लॉन्च किया। अब आप में से जो लोग नहीं जानते वो सब लोग ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो चैट जीपीटी है, ध्यान देना, चैट जीपीटी ये लॉन्च किया था एमएस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, याद है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी, उसी चैट जीपीटी के तर्ज पर ही लेक्सी लॉन्च किया है। मतलब ये जैसा चैट जीपीटी है वैसा लेक्सी है। बस इतना समझो कि लेक्सी जो है वह इंडियन ओरिजिन पे काम कर रहा है, भारतीय भूमि पे काम कर रहा है। ये भी एकदम एमएस जैसा ही है और लेक्सी जो है ये वेलोसिटी नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। अगर एक सवाल पूछे कि चैटबॉट क्या होता है, ये चैटबॉट बहुत चर्चा में 2 दिन से, चैटबॉट क्या होता है? तो देखो यहाँ पर देख सकते हो बेटा, चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझता है और उसका जवाब देने का कोशिश करता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान को वर्चुअली उद्घाटन किया? जल जन अभियान को उद्घाटन किया, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आएगा राजस्थान। हमारे पीएम ने राजस्थान में सिरोही जिले में जल जन अभियान को शुरू किया। ठीक है, इस समय कौन कौन थे? तो देखो 2 लोग यहाँ पर गेस्ट थे। एक तो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये थे यहाँ पे उपस्थित। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर भी थे साथ में। पीएम मोदी ने इसको उद्घाटन किया। नाम याद रखे, जल जन अभियान। कहाँ पे शुरू हुआ ये? राजस्थान में शुरू हुआ है। और जिसे नहीं पता वो लोग ध्यान देना बेटे, ये सिरोही दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सिरोही,
ये सिरोही जिला एक संस्था है, बहुत फेमस है, उसके लिए फेमस है, वो है ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी नाम की एक संस्था है, उसके लिए फेमस है ये सिरोही। यहाँ ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर है सिरोही में, याद रखना, आबू। ठीक, तो वहाँ पे उद्घाटन किया है जल जन अभियान। अगला है टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, किसने दिया आपको बताना है। रोजर बिन्नी, मदन लाल, चेतन शर्मा और सुब्रतो बनर्जी। देखिए जनरली इस प्रकार के इस्तीफे के क्वेश्चन आते नहीं है, बट यहाँ पर ये इस्तीफा बहुत चर्चा में रहा और ये पर्सन अब चर्चा में हो गए, पर्सन इन न्यूज़ बोलते हैं जिन्हें, तो वो है चेतन शर्मा। हुआ ये कि इनके साथ में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, जो बोलते हैं ना कैमरा छुपा के एक ऑपरेशन किया गया था चेतन शर्मा के साथ में। तो उस ऑपरेशन में इन्होंने काफ़ी सारी बातें इस तरीके की बोली जो या तो बोलना नहीं चाहिए थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑफिशियल बातें नहीं थी, मतलब कोई प्रूफ नहीं है आप बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की कुछ बातें थी। तो इसके चलते चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप इतना याद रखिए कि चेतन शर्मा कौन है, एक पूर्व क्रिकेटर है और अभी मतलब पूर्व में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता भी यही थे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी को YouTube के नए CEO के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये नियुक्ति से संबंधित है। YouTube का नया CEO शांतनु नारायण, नील मोहन, जॉर्ज कुरियन और राज सुब्रमण्यम। सही आंसर आएगा नील मोहन। सब लोग ध्यान देना, नील मोहन है ऑप्शन बी। भारतीय वंश के नील मोहन जो है वह अब क्या बन चुके हैं, तो YouTube के हेड बन चुके हैं। यहाँ पर यह भी याद रखना बेटा आपको कि YouTube जो है वो खुद गूगल, ठीक है, गूगल का जो अल्फ़ाबेट है तो इसके अंतर्गत आने वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अल्फ़ाबेट का गूगल और गूगल में यूट्यूब, मतलब सब एक के ऊपर एक, वो काफ़ी सारी कंपनियां एक के साथ में मिली हुई है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सबसे बड़ी कंपनी है जिसके अंतर्गत आती है सारी कंपनियां। यहाँ पर यूट्यूब के नए CEO कौन बने, नील मोहन, भारतीय वंशी नील मोहन, याद रखें। नील मोहन के बाद में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता दी गई है। अब सब लोग पहले इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर है यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन ये नाम है। और इस कमीशन का 62 नंबर का जो सेशन है उसका अध्यक्ष, हर साल ये सेशन होते हैं, हर साल अध्यक्ष बदलता है। इस साल 2023 का अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन ये है। 2023 का अध्यक्ष भारत। अब आपको थोड़ा इजी लगेगा याद करने में कि अच्छा 2023 का अध्यक्ष कौन है, तो यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, 6 अंग में से एक अंग ये भी है, ठीक है, ये भी एक है। और यह याद रखें सब लोग, एक ये भी एक अंग है जिसका जो अध्यक्ष है वो भारत बन चुका है। 62 का अध्यक्ष कौन रहेगा, भारत रहेगा, बस इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन है आपका AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 को शुभारंभ कर रहा है। AICTE और किसके साथ मिलकर कवच नाम का शुभारंभ किया है, हैकाथॉन कवच नाम का अभियान शुरू किया है। तो IIT दिल्ली, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और UIDAI। आपको बताना है कि किसके साथ में AICTE ने हाथ मिलाया, राष्ट्रीय स्तर पे हैकाथॉन कवच 2023 को शुरू किया। तो वो है बेटा पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो। सभी लोग ध्यान देना, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के साथ में कवच 2023। और ये किससे संबंधित है, बस इतना याद रखना है। तो देखो कवच वाला अभियान दो लोग कौन कौन है, AICTE के अलावा BPRD पुलिस अनुसंधान, मतलब पुलिस रिसर्च और जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है उससे संबंधित है ये। और यहाँ पे ये भी याद रखना साइबर हमले से बचने के लिए काम किया जा रहा है इसमें, साइबर हमला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट। आप देख पा रहे होंगे चैटबॉट के क्वेश्चन को ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में हमारे एग्जाम में चैटबॉट का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ये क्या है। ये मेरे मतलब मेरा कहना है कि इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से आप एक टिक लगा के रखना, ये आएगा इस बार, ठीक है, ये इसके आने के चांस ज़्यादा है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है, आधार मित्र। आधार, ये UIDAI क्या है बेटा, आधार कार्ड वाला ही आधार योजना।
और आधार मित्र इसका नाम है, इसके चैटबॉट का नाम क्या है, आधार मित्र। तो आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण जो है, उसने आधार मित्र नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया जो जवाब देगा लोगों के डाउट्स वगैरह को। तो ये आधार मित्र। अगला है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब नॉर्थ इंडिया में अभी तक कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट था नहीं। नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सही आंसर आएगा इसका हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर गोरखपुर। अब देखो गोरखपुर वैसे तो यूपी में बेटा, आप सबको पता है गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी। गोरखपुर है ना यूपी में, राप्ती नदी के किनारे पर। लेकिन यही गोरखपुर हरियाणा में भी एक गोरखपुर है, तो हरियाणा के गोरखपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के गोरखपुर में किया गया है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 700 मेगावाट का है। 700 मेगावाट का, याद रहे सबको, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ इंडिया ने किसे नेशनल एम्बेसडर चुना है? यूनिसेफ जो है संस्था, उसने भारत का नेशनल एम्बेसडर किसको चुना है? तो शत्रुघ्न सिन्हा, रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ ने चुना है आयुष्मान खुराना को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आयुष्मान खुराना से रिलेटेड, वो आप लोग याद रखना कि आयुष्मान खुराना जो है 2020 में, ध्यान से देखना, 2020 में बाल अधिकार सेलिब्रिटी एडवोकेट रह चुके हैं, चाहे चिल्ड्रन राइट्स के सेलिब्रिटी एडवोकेट रह चुके हैं आयुष्मान खुराना ऑलरेडी पहले, और अभी क्या बने हाल ही में, तो वह नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं यूनिसेफ के। तो नोट डाउन करके इसको जरूर रखें। चलिए, तो सब लोग ध्यान देना, ये यूनिसेफ जो है यह भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और बच्चों के अधिकार वगैरह को लेकर कार्य करती है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दष्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? दष्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दष्टलिक, तो दष्टलिक किया गया है आपका उत्तराखंड में। ध्यान देना, दष्टलिक कौन कौन करता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दष्टलिक। ये दष्टलिक का नाम याद रखें। 4th नंबर का ये एडिशन था जो कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। बस उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था दष्टलिक। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ से पूछेंगे आपसे कि दष्टलिक जो है वो किन का है, किसके बीच में होता है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान, ऐसे याद रखना है। कौन सा एडिशन है? 4th है। कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड में। बस, और एक एक्स्ट्रा में याद कर सकते हो कि सेना करती है, मतलब नौसेना करती है कि वायुसेना करती है या थल सेना करती है। तो सेना करती है, थल सेना का अभ्यास है ये। बस खत्म, इतना ही याद रखना है। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन है? सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज, तो ये है विराट कोहली। जो लोग नहीं जानते सब लोग ध्यान देना, विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। सचिन ने बनाए थे सबसे तेज, सचिन ने बनाए थे इसके पूर्व 25,000 रन सबसे तेज, लेकिन विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिसे नहीं पता बेटा वो लोग ध्यान देना, ओवरऑल सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड सचिन का है। 33,000 के भी ऊपर है, 34,000 के ऊपर रन है सचिन के इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन विराट अभी 25,000 बना चुके हैं। ऐसा याद रहे, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, वैसे इन्होंने 25,000 रन, दुनिया के छठे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 25,000 रन बनाए। याद रहे विराट कोहली। अगला है आपका, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? जो सोशल जस्टिस डे जिसे कहा जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वो हर साल मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 18, 19, 20 और 21 फरवरी में मनाते हैं, 20 तारीख को। ध्यान देना, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जरूर याद रखना। थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ठीक है। तो ये इस बार की थीम थी, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना, अवसरों को उजागर करना। 20 फरवरी को मनाया जाता है ये आपका वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हर साल। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी तरफ से घोषणा की गई थी कि बनाना चाहिए हमें ऐसा एक फेस्टिवल, क्या है वो, हर साल मनाना चाहिए। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन जो है आपका, वो जेंडर जो गैप है या फिर बोल सकते हैं सेक्स के ऊपर जो बायस्ड हो जाते हैं उसको कम करना है। अगला है, किस पूर्व IAS ऑफिसर को नीति आयोग का नया CEO चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक वो आधार वाला बताया था मैंने, याद है आपको? आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया था UIDAI ने, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये आने के चांस ज़्यादा है। तो किसे
नीति आयोग का नया सीईओ चुना गया है? तो इसका आंसर देखिएगा, नपेंद्र मिश्रा, आलोक रंजन, विनोद राय और BVR सुब्रमण्यम। सही आंसर आएगा डी, BVR सुब्रमण्यम, इन्हें चुना गया है। BVR सुब्रमण्यम के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया, सीईओ चुना गया है, ठीक है, सीईओ। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, अभी वर्तमान में सुमन बेरी है। अच्छा, VVR सुब्रमण्यम के पहले कौन थे? तो आपको याद रखना है कि VVR सुब्रमण्यम के पहले थे परमेश्वरन अय्यर। जो लोग नहीं जानते ये जरूर हाईलाइट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करें। देखो पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। लेकिन परमेश्वरन अय्यर वर्ल्ड बैंक में कहाँ पे चले गए बेटा? वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं, ईडी बन गए, वर्ल्ड बैंक में ईडी बन गए हैं हमारे परमेश्वरन अय्यर, हमारे भारत के। तो ऐसे में उनकी जगह खाली हुई, तो इसलिए BVR सुब्रमण्यम ने जगह ले ली। तो सीईओ कौन बन गए? सुब्रमण्यम जी। और अभी भी हमारे जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी, और हमारे अध्यक्ष तो PM होते ही है, ठीक है, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, चेस में 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत का 80th नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो विघ्नेश एनआर, प्रणेश एनआर, विशाख एनआर या फिर निहाल सरीन। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर ए विघ्नेश एनआर। यहाँ पर देखना आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, वो भी एनआर है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी के बारे में बता देता हूँ कि वो उनके भाई है और वो भी ग्रैंड मास्टर है बेटा। विशाल एनआर भी ग्रैंड मास्टर है। विशाल बड़े हैं, 59 नंबर पे बन चुके हैं ऑलरेडी, और 80 नंबर पे रहे विघ्नेश, फोटो में जो है विघ्नेश है, ठीक है, याद रहे। ये ग्रैंड मास्टर फिडे नाम की संस्था है, वो देती है, फिडे चेस से संबंधित है, जो रेटिंग देती है खिलाड़ियों को, ठीक। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? सारे लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में दादा साहब फाल्के, क्योंकि जो दादा साहब फाल्के थे उनके जो रिश्तेदार है, उनका भी यही कहना है कि ये जो बहुत सारे फिल्म के अवार्ड है वो लोग दादा साहब फाल्के के नाम पर देते हैं, जबकि ओरिजिनल दादा साहब फाल्के नहीं है ये अवार्ड। और दादा साहब फाल्के के नाम पर होने के कारण काफ़ी लोगों को उन अवार्ड्स को लेकर रिस्पेक्ट होती है। तो ऐसे में काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम दे सकते हैं इस नाम से अवार्ड, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप नाम रख रहे हैं एक अच्छे एक पर्सन का, और उसके बाद में अवार्ड जो दे रहे हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट है या नहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो ये अभी विवाद बहुत चल रहा है चर्चा में, आपने देखा होगा इसके बारे में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है विवाद के चलते। तो फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो देखो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चुना गया है। देखो RRR को, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में जो मुंबई में हुआ था, RRR को चुना गया। देखो सबसे पहले बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स, ठीक है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर RRR राजामौली, ठीक। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, ठीक है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, तो मतलब बेस्ट एक्टर का रणबीर कपूर ले गए और बेस्ट एक्ट्रेस का ले गए आलिया भट्ट, ठीक है। और बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का ले गए कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी। अब आप अवार्ड्स देख सकते हैं, ये थे दादा साहब फाल्के के, जो आपको याद रखना है, जो इस साल दिए गए। ये एक प्रकार का निजी है बेटा, ये गवर्नमेंट नहीं देती है, ठीक है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गवर्नमेंट नहीं देती। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट देती है, सिर्फ एक अवार्ड होता है वो, मतलब वो उससे दिया जाता है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया, उसको मिलता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। बाकी ये सब अवार्ड तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम पर दिए जाते हैं। अगला है ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ISSF में 10 मीटर पिस्टल में किसने जीता है मिक्स्ड में? तो गोल्ड जीता है भारत ने। देखो यहाँ पर भारत ने जीता है, हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आप नाम याद रखें, कौन सा टूर्नामेंट है बेटा? ISSF, जो शूटिंग का वर्ल्ड कप है, उसमें 2023 वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। खिलाड़ी का नाम है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और R नर्मदा नितिन। देखो खिलाड़ी के नाम आ सकते हैं, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का संबंध किस खेल से है, R नर्मदा नितिन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है एयर राइफल, और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस में जीता है ये भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वर्ल्ड कप चल रहा है आपका ISSF के। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने किस देश के साथ मिलकर
क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के सेशन में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना, सीधे सीधे एग्जाम में आने लायक दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो आधार वाला बताया था, चैटबॉट वगैरह बताया था, ये भी बहुत अच्छा है। देखो, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, तो ये हमने यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर, कतर के साथ, किसके साथ किया है? तो कुल मिलाकर सिंपल लैंग्वेज में देखो, यूपीआई को किसके साथ में हमने ऐसा मर्ज कर दिया है कि अब वो पेमेंट जो कर सकते हैं वो क्या है, अगर जैसे मान लो उनके देश के लोग हमारे वहाँ आएंगे तो हमारा यूपीआई आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हमारे देश के लोग उनके वहाँ जाएंगे तो हमारे यूपीआई को उनके वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये हमने किया है सिंगापुर के साथ में। हमारे भारत का क्या है बेटा? यूपीआई। उनका क्या है? पे नाउ। दोनों का नाम समझो, हमारे भारत का जो है वो क्या है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उनके कंपनी का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पे नाउ। तो सिंगापुर का पे नाउ और भारत का यूपीआई दोनों को मर्ज कर दिया है, बस इतना याद रखना है। इसमें हमारे भारत के नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के ली सियून लुंग नाम के जो प्रधानमंत्री है, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक। अगला है वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। अब भारत में वैसे तो सेमीकंडक्टर का आपको पता ही कितना हर्ष था, कोरोना काल में हमने देखा था कितनी कमी थी, तो ऐसे में तभी से चल रहा था कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत में स्वदेशी कंपनी होना चाहिए। ऐसे में वेदांता फॉक्सकॉन ने घोषणा भी की थी कि हम बनाएंगे। ऐसे में उनकी घोषणा सही करते हुए उन्होंने नई कंपनी की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये है गुजरात में, ठीक। तो गुजरात में किया है अनिल अग्रवाल। याद रहे, क्वेश्चन आ सकता है, वेदांता के हेड कौन है? अनिल अग्रवाल, जिन्होंने, ठीक है, वेदांता कंपनी के अनिल अग्रवाल और हमारे भारत के गुजरात में, ठीक है, शुरू किया है इन्होंने भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 फरवरी को। डेट याद रखें, 21 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मदर टंग डे, मातृभाषा दिवस। और इसकी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी शुरुआत बांग्लादेश के कहने पे की गई थी, ठीक है। बांग्लादेश की जो भाषा है उसको मान्यता दी गई थी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, तो ऐसे में उन्होंने इसे सेलिब्रेट करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है उसका थीम है बहुशासी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये इस बार की थीम है। मल्टी, ठीक है, लैंग्वेज एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये इस बार की थीम थी, 21 फरवरी। अगला है, रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? आज के पूरे कंटेंट में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। मतलब अभी फरवरी चल रहा है बेटा, फरवरी के बाद में मार्च में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ आएगा, अप्रैल आएगा 2023, उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, ये चर्चा का विषय रहेगा, याद रखना। नाम है इसका न्यू स्टार्ट संधि। रूस ने हाल ही में अलग होने की बात करी है न्यू स्टार्ट संधि से, और ये संधि लागू कब हुई थी? ये संधि लागू हुई थी 2011 में बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ ये संधि क्या है। न्यू स्टार्ट संधि का मतलब है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसका अर्थ ये है कि अमेरिका और रशिया, समझो आप पहले इस संधि का मतलब, अमेरिका और रशिया दोनों ही, ना तो अमेरिका और ना तो रशिया, दोनों में से कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। परमाणु के ऊपर जो भी बम वगैरह होते हैं या फिर परमाणु के ऊपर जो भी विस्फोटक सामग्री है वो नहीं बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे। ये दोनों के आपसी मतलब एक समझ है कि चलो आप भी बड़े सुपर पावर हो, हम भी सुपर पावर है। न्यू स्टार्ट संधि 2011 में हुई थी। और इसका पर्पस क्या आपको दिख रहा होगा, इसका पर्पस क्या है बेटा कि ना तो आप करो ना तो हम करें। ये 2011 में न्यू स्टार्ट संधि की थीम थी। अब क्या हुआ कि ये 2011 की बात थी, लेकिन अब ये बन नहीं रहा है। तो देखो 2011 की जो न्यू स्टार्ट संधि है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उससे रूस अलग हो गया है। नई जो इसका नाम था स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट का फुल फॉर्म है। तो न्यू स्टार्ट संधि का ये फुल फॉर्म है और इसको 2011 में लागू किया गया था। और इसका जो पर्पस है मैंने बता दिया कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे, इसके ऊपर साइन किए गए थे, लेकिन ये रशिया अलग हो चुका है इससे अब। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में फ्रोजन लेक मैराथन, मतलब जमी हुई झील के ऊपर मैराथन हुआ था, फ्रोजन लेक मैराथन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। आंसर है इसका लद्दाख। लद्दाख में हुआ था। और ये जो झील है ये बहुत चर्चा में है। तो लद्दाख में हुआ है भारत का पहला, ठीक है, और नाम है झील का पेंगेंग सो।
पेंगेंग सो झील जो है चर्चा में, इस झील पर हुआ था मैराथन, ठीक है, जमी हुई झील थी, इसके ऊपर हुआ था। अगला है बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना है, मतलब अभी बीपीएल होने वाला है, डब्ल्यूपीएल वीमेन प्रीमियर लीग होने वाला है। इस वीमेन प्रीमियर लीग जो है इसमें महिलाएं की टीम भाग लेगी, 5 टीम भाग लेने वाली है महिलाओं की, और इसकी टीम वगैरह भी बन रही है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, कप्तान वगैरह चुने जा रहे हैं अभी। तो 5 टीम भाग लेने वाली है महिलाओं की, आईपीएल के जैसे होने वाला है वुमेन प्रीमियर लीग। और इस वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल जो प्राइज मनी वगैरह जो देता है, और टाइटल स्पॉन्सर कौन बना, टाटा। तो मतलब अब से आपको यह याद रहेगा कि वुमेन प्रीमियर लीग, नीचे देखो कि स्पॉन्सर कौन है बेटा, टाटा। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि टाटा ही है जो मेल टीम का भी स्पॉन्सर है बेटा, तो मेल टीम वाला भी कौन है, टाटा, वुमेन टीम वाला भी कौन है, टाटा, याद रखो। अगला है आपका, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है, हाल ही में कौन सा देश है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है, तो भारत हुआ है। मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो मिशन है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, अब काफ़ी लोगों को ये मिशन जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। सबसे पहले इस मिशन के बारे में देखो, AIMC नाम का ये जो मिशन है आपका, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है, ये अमेरिका और सऊदी अरब ये दोनों ने मिलकर चलाया था ये मिशन। इसमें क्या होता है कि जो कृषि वगैरह करते हैं ना, उसमें एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं और अच्छी कृषि करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये इस मिशन का पर्पस था। अमेरिका और सऊदी अरब का ये मिशन संयुक्त में था। इंडिया इस मिशन का मेंबर बन चुका है। होप आपको समझ में आया हो कि क्या है कंटेंट। स्मार्ट फार्मिंग वगैरह की जो चीज़ें वो इसके अंतर्गत आती है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट नाम है इसका, और इस पहल में शामिल हो गया है कौन, भारत। नाम देख लेना, AIM4C, ठीक है। चलिए, इसको UAE आपका संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जो है, उन दोनों की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना बेटा, मैंने सऊदी अरब कह दिया था, सऊदी अरब नहीं UAE रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, UAE बेटा, ठीक है। चलिए, आगे है आपका, विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय का एक फेमस कार्यक्रम है जिसका नाम है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, तो यह शुरू हुआ था पुणे में, याद रहे। और एस जयशंकर हमारे भारत के विदेश मंत्री, ठीक है। विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस डायलॉग को किया जाता है हर साल, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, और पुणे में किया गया इस बार, ठीक है, पुणे में किया गया। इसके बाद है, जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है, जो कास्टिज्म्स वगैरह या रेसिज्म्स वगैरह जो है उसको यहाँ पर रोक रहा है। तो ये कौन बना, तो न्यूयॉर्क, सिएटल, बोस्टन और सैन फ्रांसिस्को। जातिगत भेदभाव को रोकने वाला अमेरिकी शहर पहला वो है आपका सियाटल, याद रहे सबको, सियाटल अमेरिका का पहला शहर बन गया है जहाँ पर जातिगत भेदभाव को रोका जा रहा है, पूरे अमेरिका का पहला शहर, ठीक है। अगला है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसको चुना है। अब देखो यहाँ पर बहुत खास है बेटा, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसे नॉमिनेट किया है, तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक जो है उसका जो अध्यक्ष है वो तो मालपास है, डेविड मालपास, पता है ना आपको, डेविड मालपास वर्तमान में है। अब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जून में वो खत्म हो जाएगा उनका ड्यूरेशन, तो जब उनकी जगह कौन आएगा उसकी घोषणा अभी कर दी। तो आप दोनों क्वेश्चन को समझो, अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास ही बेटा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास, जून तक रहेंगे। और किसे नॉमिनेट किया या नॉमिनेट किया या किसको आगे के लिए चुना गया है, तो वो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा अजय बंगा। अब आप नाम देखकर ही समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा। और ये बेटा सरदार है, ध्यान देना, ये सिख है और भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, मतलब हमारे भारतीय है और अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रखी है, ठीक है। तो भारतीय अमेरिकी अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक में, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल लगाया है। डेंगू के बढ़ते हुए इम्पैक्ट को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है, किसने लगाई है, तो पेरू, ब्राजील, मेक्सिको, पाकिस्तान। जिसको नहीं पता सारे लोग याद करो, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, सब लोग प्लीज़ ध्यान देना। गर्मी के कारण आपातकाल,
तो यूके ने लगाया था, कल बताया था। देखो ऊर्जा संकट था तो आपातकाल लगा दिया। किसने लगाया था ऊर्जा संकट के कारण? साउथ अफ्रीका, कल के कंटेंट में बताया था। और अब हमारे पास नया आ गया, डेंगू के कारण आपातकाल। तो डेंगू के कारण आपातकाल पेरू। ये ऐसे याद रखना पड़ेंगे आपको कि किस चीज़ के लिए किसने आपातकाल लगाया है। तो गर्मी के कारण यूके ने, ऊर्जा के कारण साउथ अफ्रीका ने, और डेंगू के कारण पेरू ने लगाया है। पेरू में जो डेंगू जो बीमारी है उसके केस बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी लोग मरते जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने आपातकाल लगाया है। पेरू की राजधानी लीमा है और इसकी मुद्रा सोल है। आगे हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध कनक रेले, हमारे भारत की प्रसिद्ध कनक रेले जो है उनका डेथ हो गया। कनक रेले कौन सा नृत्य करती थी? तो कनक रेले हमारे भारत की नृत्यांगना है, बहुत फेमस। डेथ हो गया इनका। कनक रेले करते थे मोहिनी अट्टम, सब लोग ध्यान देना, मोहिनी अट्टम करते थे कनक रेले। मोहिनी अट्टम करने वाली कनक रेले क्या एग्जाम में पूछी जा सकती है? तो सबसे पहले सबसे लास्ट पॉइंट को पढ़ो, क्यों एग्जाम के लिए इसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्यों हमारे एग्जाम में आने लायक है। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पढ़ो। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, पूर्व कालिदास पुरस्कार विजेता कनक रेले का संबंध किससे? एग्जाम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रहे आपको, कालिदास सम्मान मिल चुका है कनक रेले जी को, ये मोहिनी अट्टम करते थे। इसके अलावा नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय के संस्थापक भी है ये। और पद्म भूषण मिल चुका है बेटा, मैंने कल समझाया था ना आपको पद्म पुरस्कारों की रैंक। तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, ठीक है, और पद्म पुरस्कारों में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो वो दोनों मिले हुए इन्हें, ठीक। अगला है आपका, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई? कल भी बताया था, G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई? तो बेंगलोर में हुई है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास, दोनों ने भाग लिया। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से हमारे वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक मतलब RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ था? अब देखो फैक्ट देखना, टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले तो ये याद रखो कि टूर्नामेंट कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। अब जीता किसने बेटा? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका को हराया और हरा के जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। 6 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कितनी बार जीता ऑस्ट्रेलिया? 6 बार जीता है, ठीक है। यहाँ पर नाम ध्यान से लिखना बेटा, एश्ले गार्डनर जो है उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एश्ले गार्डनर, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और बेथ मुनी जो है वो मैन ऑफ द मैच रही। आगे है आपका, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? शिवमोगा हवाई अड्डा, तो ये शिवमोगा हवाई अड्डा काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इसका डिज़ाइन ही सबसे ज़्यादा चर्चा में था। ये है कर्नाटक में। ये शिवमोगा दिख रहा है बेटा आपको, इसका डिज़ाइन कमल के फूल जैसा है। देखो फोटो में दिख रहा होगा आपको, ये कमल के फूल जैसा बनाया है, तो इसलिए चर्चा में था। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और कर्नाटक में ग्रीनफील्ड है। नाम याद रखना, शिवमोगा हवाई अड्डा, ठीक है, कमल के फूल के आकार का है ये। अगला क्वेश्चन है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल IP में भारत की रैंक क्या है? तो 42 रैंक है भारत की। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखता है कि कौन सी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है, किन की नीतियाँ कितनी पॉजिटिव है। तो भारत का नंबर 42 है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो अमेरिका। देखो नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके द्वारा निकाली गई है रैंक, जिसमें भारत का रैंक है 42वां। और याद रहे सबको, पहले स्थान पे अमेरिका, ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल IP इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14th नंबर का जो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ, इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? राजस्थान में। क्वेश्चन देखते जाना, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14th नंबर का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में ये उद्घाटन हुआ है, ध्यान देना, बीकानेर में। और इसका जो मेन फंक्शन है वही कल्चरल, जो हमारे भारत में अलग अलग कल्चर है उसको एक करना है, ठीक है। मतलब एक करना है मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, मतलब यूनिटी बनी रहे, सब साथ में एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करें, ये इसका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राज रेड्डी, आर्थर सी क्लार्क, हरि बालकृष्णन
और सर्गी ब्रिन। देखो मार्कोनी अवार्ड जो है आपका 2023 का वो दिया गया हरि बालकृष्णन को। हरि बालकृष्णन जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक है, उन्हें दिया गया है ये आपको पुरस्कार, मार्कोनी पुरस्कार। यह कंप्यूटर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है मार्कोनी पुरस्कार, हरि बालकृष्णन पुरस्कार, और वो हरि बालकृष्णन को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी फाउंडेशन देता है, कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये था हमारा फेब्रुअरी, और आपको मैं बता दूं कि बहुत ही स्पीड से और सही दिशा में हमने फरवरी को कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, तो फरवरी कंप्लीट हुआ। कल आप लोगों को डेली करंट अफेयर का जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उससे आपका मार्च कंटिन्यू हो जाएगा बेटा। ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास, उनको बता दूं कि मार्च 2023 कल से शुरू हो जाएगा आपका। और एमपी करंट अफेयर को मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, तो एमपी करंट अफेयर अब आप लोगों को क्लासेस के रूप में दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिस ना करें, कंटिन्यू करें क्लास को और इसी प्रकार बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए करेंगे इतना ही। उम्मीद है मज़ा आया होगा सबको, और फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर को हमने यहाँ पर किया कंप्लीट। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।